नमस्कार दोस्तों। आज मैं संविधान का 7वां एपिसोड लेकर आया हूँ। आपको पता होगा कि मैंने 26 नवंबर को स्टार्ट किया था संविधान महोत्सव और 26 जनवरी तक इसको लेकर जाना है। तो उसी क्रम में आज का ये 7वां एपिसोड है और मैं कुछ बताऊंगा संविधान के बारे में। और जैसे पिछले एपिसोड में मैंने कुछ-कुछ छोटी-छोटी जानकारियाँ जो मैंने आपको संविधान के बारे में दिया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का ये एपिसोड है। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ, वो बात करने वाला हूँ सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या फिर डिसेंट्रलाइजेशन। कहने का मतलब ये है कि कोई भी राष्ट्र अगर वहाँ जो शक्तियां हैं किसी एक हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, तो उस राष्ट्र को स्वतंत्र रूप से चलाया नहीं जा सकता है। वो फिर कहीं ना कहीं वो तानाशाह हो सकता है, क्योंकि आप सोच सकते हो कि किसी एक के हाथ में अगर सारी शक्तियां वहां से कंट्रोल हो रहा हो, तो फिर पूरे राष्ट्र को चलाना और सभी के अधिकार की रक्षा करना बहुत मुश्किल है ऐसे राष्ट्र में। तो हमारे संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि जो शक्तियां हैं उसको उसका विभाजन हो। और विभाजन किस तरीके से किया जाए, तो उसमें एक जो है वो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है और एक वर्टिकल भी है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, वो आप अगर इसको हॉरिजेंटली देखते हैं तो पार्लियामेंट है, उसके बाद पीएम एंड प्रेसिडेंट, और उसके बाद हमारा जुडिशरी आता है इस तरीके से। और अगर आप उसको वर्टिकली देखेंगे तो यूनियन है, यूनियन के बाद स्टेट है और स्टेट के बाद लोकल गवर्नमेंट है। तो कहने का मतलब है कि जो जैसे हमारा केंद्र है वैसे ही हमारा राज्य को भी ऑटोनॉमी दिया गया है, उसको स्वतंत्रता दी गई है, ऑटोनोमस बनाया गया है। वो अपने कानून को भी बना सकते हैं, अपने जरूरत के हिसाब को देखते हुए, अपने जरूरत को देखते हुए कानून बना सकते हैं। इसको कैटेगराइज किया गया है, इसको बांटा गया है। शक्तियां इसलिए विभाजित किया गया है ताकि कहीं ना कहीं ये टकराव की स्थिति ना बने। भाई जुडिशरी को अपना एक बाउंड्री दिया गया है, उसमें रह के जुडिशरी काम करेगी। उसी तरीके से लेजिस्लेटिव को पावर दिया गया है कि वो कानून बनाएगी, और एग्जीक्यूटिव को पावर है कि वो उसको पालन करवाएगी। तो एक तरीके से, और कोई भी एक दूसरे को इंटरफेयर ना करे, कोई भी उल्लंघन ना करे अपनी सीमा का, उसके लिए प्रावधान है। तो आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हॉरिजेंटल पावर क्या है और वर्टिकली कैसे डिवाइड किया गया है। और जो हमारा संविधान है वो आप अगर देखोगे तो वहाँ ये भी डिफाइन करा गया है, ये एक फेडरल स्ट्रक्चर के फॉर्म में है। जैसे यूनियन मतलब मीन्स, इसका आप समझ सकते हो, इसका मतलब ये सेंटर हो गया, केंद्र हो गया, और उसके नीचे हमारा राज्य हो गया, स्टेट्स हो गए, और उसके बाद उसके नीचे जाएंगे तो लोकल गवर्नमेंट हो गया। तो ये एक स्ट्रक्चर है इस तरीके से, ये फेडरल स्ट्रक्चर है कि जैसे जो केंद्र में अगर एमपी केंद्र में जो हमारे एमपी जीत कर आते हैं, वो अपने मुखिया को चुन करके पीएम बनाते हैं, जो उनके हेड होते हैं। वैसे स्टेट में सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। जो एमएलए जीत कर आते हैं वो अपने मुखिया को चुन करके सीएम बनाते हैं। तो अब यहाँ पे मैं डिवीजन की बात करूंगा। वैसे देखा जाए तो हमारे संविधान में जो केंद्र और राज्य को जो शक्तियां दी गई है, जो उसका डिवीजन है, वो हमारे संविधान के अनुसूची शेड्यूल 7 में इसको डिफाइन किया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है स्टेट, और कौन कौन से सब्जेक्ट पे सेंटर बना सकती है, मतलब यूनियन बना सकती है, और कौन कौन से सब्जेक्ट पे दोनों मिल करके साझा कानून बना सकती है।
तो मैं एक-एक करके बात करता हूँ। 3 लिस्ट है। शेड्यूल 7 में, अनुसूची 7 में 3 लिस्ट है। पहले लिस्ट में बात करते हैं हम लोग, उसको हम लोग यूनियन लिस्ट बोलते हैं। और जो सेकंड वाला लिस्ट है, सेकंड लिस्ट उसके अंतर्गत आता है हमारा स्टेट से जुड़ा हुआ, जो स्टेट कानून बना सकती है, राज्य कानून बना सकती है। और थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट थर्ड में आता है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको समवर्ती सूची बोलते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिल करके कानून को बनाते हैं। किस सब्जेक्ट पे बनाएंगे ये मैं बताऊंगा। तो पहली सूची की बात करते हैं, जिसमें कि यूनियन लिस्ट जिसको कहते हैं, जिसपे केंद्र कानून बना सकता है। तो उसमें आता है डिफेंस, बैंकिंग आता है, फॉरेन अफेयर्स आता है, करेंसी से जुड़ा हुआ कोई बात हो तो उससे रिलेटेड, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी। इस पे तो हमारा जो पहला लिस्ट है वो उसमें केंद्र बनाती है कानून, इस विषय पे जो मैंने बताया। सेकेंड लिस्ट है जिसको स्टेट लिस्ट कहते हैं, राज्य सूची। वो क्या क्या कानून किस किस विषय पे बना सकती है, किस किस सब्जेक्ट पे, तो पुलिस पे, उसके बाद पब्लिक हेल्थ पे बना सकती है, उसके बाद एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट, इरिगेशन और स्टेट टैक्स की बात हो तो उस पे कानून बना सकती है। एंड थर्ड लिस्ट है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट, जो समवर्ती सूची है। ये इसमें जो कानून है वो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाती है, जिसमें आता है एजुकेशन, मतलब शिक्षा पे, उसके बाद फॉरेस्ट, उसके बाद मैरिजेस, क्रिमिनल लॉ बना सकती है दोनों मिल करके। फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर पे कानून बना सकती है केंद्र और राज्य मिलकर। इस पे दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखना कि समवर्ती सूची में क्या होता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, अगर कोई किसी बात को लेकर या किसी कानून को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसमें जो जो पावर है वो सेंटर के पास ज्यादा होता है। मतलब जो सेंटर कहेगी उस वही मान्य होगा राज्य के लिए भी, ऐसा होता है। क्योंकि आपको आगे मैं बताऊंगा अभी कि हमारा एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसा है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है जिसपे केंद्र कानून बनाती है, और जो लिस्ट सेकंड है हमारा वो है स्टेट लिस्ट, जिसपे राज्य कानून बनाती है। और थर्ड लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जिसपे हमारा केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती है। जिस विषय पे बनाती है वो मैंने अभी मेंशन कर दिया। एक बात और यहाँ पे आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअरी पावर। रेसिडुअरी पावर क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। रेसिडुअरी पावर होता है कि मान लो कि ये जो भी सब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताया, लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड, लिस्ट थर्ड में, वो सब्जेक्ट अगर उसमें मेंशन नहीं है, ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, जो बच गया, तो उसका क्या? तो उसपे जो अधिकार है कानून बनाने का वो है सेंटर को। इसको बोलते हैं रेसिडुअरी पावर। तो जो बच गया है, तीनों लिस्ट से जो बच गया है, जो उसमें मेंशन नहीं करा गया है, तो वो जो होगा उस पे केंद्र बनाएगा कानून। उसके लिए केंद्र को वरीयता दिया गया है, क्योंकि ये हमारी यूनिटरी ट्रेड्स में आता है। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद देखो, ये जो मैंने अभी बताया था ये था लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट था। अब कुछ बातें हम कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का, जो आर्टिकल 256 से लेकर के 263 में है। अब इसमें क्या है, इसमें है कि भाई सेंटर जो भी डायरेक्शन देती है वो राज्य को मानना होगा। सेंटर जो भी गाइडलाइन या जो भी इंस्ट्रक्शन देती है उसके उसको अनुपालन करना होगा राज्यों को। सेकेंड थिंग, अगर इमरजेंसी लागू होता है उस केस में जो प्रेसिडेंट पावर और जो नेशनल होगा, मतलब सेंटर, वो उसको अथॉरिटी होगा राज्य चलाने का। फिर वहां राज्य को पीछे हटना पड़ेगा। ये किस केस की बात कर रहा हूं? इमरजेंसी के केस में बात कर रहा हूं, ऐसा होता है। उसके बाद फाइनेंशियल रिलेशंस में भी डिस्ट्रीब्यूशन है। भाई राज्य में केंद्र का भी अपना कुछ हिस्सा होता है टैक्स में, जो कलेक्ट करती है सेंटर। और सेंटर भी अगर कोई स्कीम चला रही है, कोई डेवलपमेंट स्कीम या कुछ भी स्कीम चला रही है, तो उस केस में क्या होगा कि केंद्र जो है कुछ हिस्सा राज्य को
देती है अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, या पूरा का पूरा भी दे सकती है, डिपेंड करता है उस स्कीम पे। उसके बाद जो मेन बात है मैं बता रहा हूँ, हमारा जो स्ट्रक्चर है, ज्यादातर लोगों को लगता है कि फेडरल स्ट्रक्चर है, बट आपको मैं बताऊं तो ये जो है ना, ये क्वाजी फेडरल है हमारा स्ट्रक्चर। क्वाजी फेडरल का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, क्वाजी फेडरल जो होता है ना, बेसिकली देखो दोनों को मिला करके बना है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब तो ये हो गया कि जो सेंटर है और जो स्टेट है, तो स्टेट को भी ऑटोनॉमी दिया गया है कानून बनाने के लिए। और यहाँ पे दो गवर्नमेंट होंगे भाई, सेंटर में पीएम होंगे और स्टेट में सीएम होंगे। सेंटर में भी कानून बनाया जा सकता है और स्टेट में भी अपने स्टेट को देखते हुए जो वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है या सीएम है वो कानून बनाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इसमें जो अल्टीमेट पावर है वो सेंटर के पास ही है। जो जो पावर है, जो अंतिम शक्ति है, वो केंद्र के पास होती है। इसको बोलते हैं यूनिटरी ट्रेड्स। फेडरल में तो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में है जिसमें कि स्टेट को भी ऑटोनॉमी दिया गया है, लेकिन यूनिटरी फीचर भी है, यूनिटरी ट्रेड्स भी है, जिसमें क्या होता है कि जो अथॉरिटी है, ज्यादा अथॉरिटी जो है वो सेंटर के पास होता है। कोई भी राज्य उठ के कल को ये नहीं कह सकता है कि मुझे अब इस यूनियन से बाहर हो जाना है, ऐसा नहीं कह सकता है कोई भी। उसको केंद्र का जो मैक्स जो जो अल्टीमेट पावर है वो केंद्र के पास होगा। कोई भी राज्य उठ के ऐसा नहीं कह सकता है कि मैं अब अलग होना चाहता हूं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि देखो, फेडरल स्ट्रक्चर में ऑटोनॉमी तो दिया गया है, सर्टन उनको एक फ्रीडम दिया गया है अपने राज्य को। और फिर राज्य जो है एक जो जैसे कि वहाँ जो गांव है तो ग्राम पंचायत बनाने का, वहां भी एक लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आजादी दी गई है, लेकिन जो अल्टीमेट पावर है वो सेंटर के पास रहेगा। तो ये दोनों को जब हम मिला देते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर हो गया और ये जो यूनिटरी यूनिटरी फीचर और ट्रेड्स जो है उसको मिला दे तो बनता है क्वाजी फेडरल। तो कहने का मतलब, आजादी भी है राज्य को और अंतिम शक्ति जो है वो केंद्र के पास भी है। जरूरत पड़ने के बाद वो कान खींच भी सकती है, ऐसा। या कोई स्पेशल पावर भी सेंटर के पास है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी। जैसे मान लो ये आपका इमरजेंसी है, इस केस में जो सेंटर है वो रूल करती है, प्रेसिडेंट रूल करते हैं राज्य पे। उसके बाद सिटीजनशिप के मामले में आपको बता दूं कि भाई, इंडिया में चाहे आप किसी भी स्टेट में आपका जन्म हुआ और किसी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, तो आपको स्टेट का सिटीजनशिप नहीं मिलता है, आपको इंडिया का सिटीजनशिप मिलता है। तो ये इस यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे डोमिनेंट कौन है, सेंटर डोमिनेंट है। तो कहने का मतलब है, इन दोनों बातों को मिला के देखा जाए तो जो भारत का स्ट्रक्चर है वो क्वाजी फेडरल है, ये आप ध्यान में रखना। अच्छा, फेडरल इस मायने में है कि सबसे पहला चीज डिवीजन ऑफ पावर्स है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। सेकंड, बाइकैमरियल लेजिस्लेचर है। कहने का मतलब, बाइकैमरियल लेजिस्लेचर का मतलब, सेंटर में देखो तो लोकसभा है, उसी तरीके से आप स्टेट पे चले जाओ तो विधानसभा है, करेक्ट। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है भाई। जो अपेक्स कोर्ट है, अपेक्स मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसको अपेक्स कोर्ट बोला जाता है, सर्वोच्च न्यायालय। और जो राज्य में होती है वो हाई कोर्ट होती है, जिसको जो उसके नीचे काम करती है, सबऑर्डिनेट है, उसके नीचे काम करती है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे। और इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, कोई अलग नहीं है, एक हायरार्की दिया गया है। सबसे ऊपर अपेक्स होगी, उसके नीचे वो सेंटर में सुप्रीम कोर्ट, और फिर स्टेट में अगर चले जाए तो वहां पे हाई कोर्ट होगी। लेकिन इंटीग्रेटेड है, अलग नहीं है एक दूसरे से, इंटीग्रेटेड है। अब यूनिटरी फीचर्स क्या है इसके, तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर के पास ज्यादा पावर है, यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा है। इमरजेंसी प्रोविजन, वो भी सिंगल सिटीजनशिप, एक ये भी बात है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे आपको बता दिया मैंने, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। और रेसिडुअरी पावर्स जो मैंने आपको बताया कि जो तीनों लिस्ट में नहीं कहा गया है, जो बच गया, उस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होगा, यूनियन का होगा। और एक बात और जो मैं आपको बता दूं, अच्छा यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर है वो सेंट्रलाइजेशन नहीं है, डिसेंट्रलाइज है। कहने का मतलब, और ऐसा ही स्टेट चल सकता है, ऐसा ही राज्य
काफी लंबे समय तक चल सकता है, जहां जो शक्ति है उसका विकेंद्रीकरण हो, मतलब एक जगह पे नहीं हो, उसका बंटवारा हो गया हो। जैसे यहाँ पे है, केंद्र के पास शक्ति है, कुछ राज्य के पास भी शक्तियां हैं, फिर लोकल गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद उसके नीचे पंचायत चले जाते, पंचायत के पास भी है। तो इस तरीके से शक्तियों का बंटवारा है। तो डिसेंट्रलाइज फॉर्म में है, सेंट्रलाइज फॉर्म में नहीं है। सेकंड, उसके बाद सेकंड चीजें मैं बता दूं, भारत क्या है? राज्यों का संघ है, जो आर्टिकल फर्स्ट कहता है। यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का संघ है। कोई भी इसको छोड़ के भाग नहीं सकता है। तो आपको आज का ये जो मैंने बात किया, आपको बताया कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होता है, कैसे विभाजन हुआ है शक्तियों का, और विभाजन भी हुआ है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी है। कहने का मतलब जो अल्टीमेट पावर है वो सेंटर के पास है, यूनियन के पास है। अगर कोई राज्य गलत करती है तो वहां पे हमारे पास एक, मान लो कोई डिस्प्यूट हो रहा है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, तो वहां पे कोर्ट है, कोर्ट डिसाइड करती है कि कौन सही कौन गलत है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो शक्तियां है वो जुडिशरी के पास भी है, वो एक गार्डियन के रूप में भी काम कर रही है। तो ये जो कुछ सेपरेशन ऑफ पावर जो मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया कि किस तरीके से शक्तियों का विभाजन हुआ है, और भी सारी बातें, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 में क्या क्या है। तो आई होप कि आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा बात, कि किस तरीके का स्ट्रक्चर है भारत में, कैसे काम कर रहे हैं हम। और मैं हमेशा धन्यवाद देता हूं कि संविधान निर्माता को, जो उस वक्त उन्होंने इस तरीके से काफी स्टडी के बाद और जो ये निचोड़ निकाला है इस तरीके से, कि इस तरीके का स्ट्रक्चर है, बनाया है कि काफी लंबे समय तक इस देश को चलाया जाए, और उसको चलाया ही नहीं जाए, उसमें समय दर समय परिवर्तन भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो साथ के साथ। तो इसके साथ ही आज का जो मेरा एपिसोड है वो मैं समाप्त करता हूँ, और अगले एपिसोड में मैं कुछ और विषय पे, संविधान के बारे में ही कुछ और विषय पे चर्चा करूंगा। ये मेरा जो एपिसोड है 26 जनवरी तक चलता रहेगा। उसके आगे आपकी मर्जी है, अगर आप बताना चाहते हैं, कुछ कमेंट करते हैं कि किसी संविधान से जुड़ा हुआ किसी विषय पे अगर कुछ चर्चा करना है, तो मैं जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।